गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डे 2 की क्लास में लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। इस लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में हम इसका इंट्रोडक्शन, लाइटिंग में एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, इमर्शन हीटर, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक कुकर, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल चार्जर और टेलीविज़न, ये कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं इन पर एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, इनकी मेंटेनेंस के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आगे हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाई जाती है, ना एनर्जी बर्बाद होती है, ना खराब मतलब बिगड़ती है। एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और एनर्जी का जितना अमाउंट एक फॉर्मेट में रहता है एनर्जी का सेम अमाउंट दूसरे फॉर्मेट में भी रिसीव होता है। इसका मतलब जितनी एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है सेम उसी अमाउंट का आपको एनर्जी लाइट बल्ब किसी चीज़ में दिखाई देगा। तो इस तरीके से एनर्जी को दूसरी इन टर्म ऑफ हम अगर इलेक्ट्रिसिटी अब हम बात करें, क्योंकि हमें डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस देखने जाएंगे, तो अगर हम बात करें तो एनर्जी जो है ये ना तो ये बनाई जाती है ना ही ये बिगाड़ी जाती है। यानी ऊर्जा का ऊर्जा ना तो क्रिएट की जाती है ना बर्बाद होती है, सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ये बदलती है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में। आगे देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेसेस पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की ना तो सिर्फ ज़रूरत ही नहीं होती हमें, बल्कि इसे इफ़िशिएंट फॉर्मेट में यूज़ करना होता है। तो अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एनर्जी का मैनेजमेंट प्रॉपर करके रखें। अब हम बात करते हैं अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम परचेस करते हैं उसमें हम हमेशा देखते हैं कि ये कितनी कम से कम एनर्जी कंज्यूम कर रही है और इसका उसका प्राइस क्या है। तो ये इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले और मिनिमम कॉस्ट पे कस्टमर को कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवेलेबल हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखती है जब कोई कंपनी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करती है। और इसी के साथ एज अगर कस्टमर हम हैं तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को इफ़िशिएंटली यूज़ करना चाहिए, उसे वेस्ट होने से बचाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम में पहला जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है वो लाइटिंग का है। तो लाइटिंग में आज की डेट में हमें पता है, पहले हमारे घर में सभी के घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ होती थी, मतलब ट्यूब लाइट्स यूज़ होती थी। उसके पहले बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब और ये बल्ब जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। तो इनकी जगह अभी की एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के लिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प आ चुके हैं मार्केट में, जिसे हम नॉर्मली CFL नाम से जानते हैं। और LEDs बल्ब, लाइट एमिटिंग डायोड के से बने हुए बल्ब मार्केट में अवेलेबल है। ये बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा ब्राइटनेस देते हैं, मतलब ज़्यादा लाइट एमिट करते हैं। अभी आपको एक चीज़ और जानने के लिए ज़रूरी है, जो ये है कि आपको हमेशा अपने घर में लाइट या बल्ब, जो भी आपके घर में लाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन डिवाइसेस को आप हमेशा क्लीन करके रखिए, क्योंकि जो डस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 30% लाइट होता है उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। हमेशा कोशिश यही होना चाहिए कि ड्राई सॉफ्ट कॉटन से या क्लॉथ से या ब्रश से हमें किसी लैम्प को या बल्ब को साफ़ करना चाहिए। इसी के अलावा जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, लाइट की ज़रूरत नहीं है, जैसे रूम, टॉयलेट रूम, बाथरूम, इन जगहों पर जब ज़रूरत हो तभी वहाँ पे लाइट हम ऑन करें और अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम उसे ऑफ मोड पे रखें। आगे बात करते हैं हम अगेन लाइटिंग और उसके इफ़िशिएंट यूज़र्स के बारे में। तो
इसी तरह से हम सिर्फ ना हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उसे बंद ही नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक छोटा कमरा है और वहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पे कम साइज़ के कम वोल्टेज वाले हम वहाँ पे लाइट बल्ब या CFL का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश ये करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्विचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंसर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा लाइट जब जहाँ पर वेस्ट हो रही है तो उसके लिए वो अलार्म बजाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारी लाइट वेस्ट हो रही है। इस तरीके से हम लाइटिंग और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इससे पहले जो फ्लोरोसेंट ट्यूब यूज़ होता था उसमें 40% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती थी एज़ कम्परेटिव CFL या LED बल्ब के। तो या ये कह लीजिए कि 40% कम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंज्यूम करता है आपका CFL और आपका LED बल्ब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी एक पॉइंट पर किसी एक एंड पर फोर्स लग रहा है और ऑलमोस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही कुछ मिली सेकेंड या फ्यू सेकेंड के लिए ये सारे रेड पोजीशन में आते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस तरीके से सेम अमाउंट की एनर्जी इस एंड पे और इस एंड पे आपको अवेलेबल है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। तो इलेक्ट्रिक आयरन एक एनर्जी कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ये इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? गारमेंट को आयरन करने के लिए। और हमें आयरन का इस्तेमाल करने के समय एक बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमें आयरन की ज़रूरत है उसी वक्त हम उसका पावर ऑन करें। जब हमने अपने कपड़ों को सभी कपड़ों को आयरन कर दिया तब उसे आयरन के बटन को या तो ऑटोमेटिक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसे बंद करें, उसके सॉकेट को रिमूव कर दें वहाँ से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकें। आगे बात करते हैं इमर्शन हीटर। आपने आपके घरों में गीज़र लगा हुआ है या आपके घर में आप इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है इसमें इमर्शन रॉड इलेक्ट्रिक करंट को एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल कैसे करता है। तो ये एनर्जी करंट में इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है यानी हीट एनर्जी में बदलता है। सेम अमाउंट की जो हीट रिलीज़ होती है वही हीट पानी अब्जॉर्ब करता है और पानी बॉयल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे उसके एग्जांपल्स इमेजेस मैंने यहाँ पे दिए हुए आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सोलर पैनल है, यहाँ से करंट होता हुआ इसके पॉइंट के अंदर जा रहा है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर जैसा हीट पड़ रहा है जितने अमाउंट का हीट पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है और ये करंट इस गीज़र के पॉइंट पे जाता है। इस पॉइंट पे से गीज़र पे आने पे पानी जो है वो बॉयल मोड पे आ जाता है। सेम इमर्शन रॉड को तो आपने बेसिकली अपने घरों में लगाया होगा तो देख ही लिया होगा कि जब भी आप रॉड को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं या सप्लाई में लगाते हैं तो वैसे ही आपको उसके सराउंडिंग एक हीट एनर्जी दिखाई देती होगी या पानी थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, पानी में बबल बनते हुए दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और वो हीट से पानी को गर्म कर रही है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा गीज़र के अंदर लगाता है। उसमें भी एक रॉड होती है जो हीट अप होती है और अंदर जितना भी पानी होता है वो उससे गर्म होता है। उसमें एक इनलेट कूल वाटर का और एक हॉट वाटर के दो नॉब होते हैं या दो पाइप होते हैं। अब बात करते हैं हम एयर कंडीशनर की। तो एयर कंडीशनर का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एयर कंडीशन भी एनर्जी कंजर्वेशन पे ही काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे अपने पाइप में से जो उससे ठंडा पानी जा रहा होता है वहाँ से बाहर के टेम्परेचर को कंज्यूम करता है और उससे पानी गर्म हो जाता है और गर्म होने के बाद जो पानी है वो बाहर निकल जाता है।
और इस आप इन एयर कंडीशन को देख सकते हैं, ये दो पार्ट में ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो दो हिस्सों में होता है। एक बाहर कूलिंग फ़ैन लगा होता है ऑलमोस्ट, और घर के अंदर ये मशीन लगती है जो अंदर के टेम्परेचर को और हीट को, घर कमरे के अंदर के टेम्परेचर और हीट को कंज्यूम करती है, अब्जॉर्ब करती है, और उसमें से फ्लो होने वाला जो पाइप है वो वहाँ से गर्म हो जाता है और उससे और ठंडा पानी उसके अंदर जाता है, जिससे कि कमरे का टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होता है। और ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें सेम ये प्रोसेस बार बार इसमें पानी आता है और पानी गर्म होकर पानी बाहर चला जाता है। इससे कमरे का टेम्परेचर कूल बना हुआ होता है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे एयर कंडीशनर जो है वो कुछ इनपुट्स चीज़ों का कुछ इसमें इनपुट होते हैं, जैसे कि ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ पर काम करता है, ये भी हमें पता है। और इसमें जो इसके हम बात करें, ये एक तरीके से हीट पंप की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कूलिंग साइकिल का इस्तेमाल भी होता है। अब बात करते हैं एयर कंडीशनर के कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो एयर कंडीशनर जो है, ये जब भी आप कभी किसी कमरे में एसी लगाए हुए हैं तो हमेशा कमरे का दरवाज़ा बंद होना चाहिए। ऑलमोस्ट कमरे का जो टेम्परेचर या एसी का टेम्परेचर वो 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये नॉर्मल वर्क होता है। इस पर एसी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक कुकर की। तो इलेक्ट्रिक कुकर जनरली प्रेशर कुकर जैसे ही होते हैं, बट ये इलेक्ट्रिक करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जैसे उसके अंदर राइस है या दाल है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो उसमें से गर्म होकर हीट पाके वो पकती है। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए यूज़ किया होता है। इसमें प्रोग्राम मेनू भी होते हैं और पावर सप्लाई इसमें इन होती है, लेकिन इसके बेस पे होता है मेनली हीटर, यानी मेनली कॉइल होता है जो अंदर इनर कंटेनर को जो है उसको गर्म करता है, पानी वहाँ पे से बॉईल होता है, और जो भी उसके अंदर फूड रखा हुआ होता है, रॉ मटेरियल रखता है, वो कुकड होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है ये एज़ कम्परेटिव प्रेशर कुकर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और थोड़ा सा इनका प्रोसेस जो है वो स्लो होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कुकर की कुछ और डिटेल्स में। तो हालांकि ये चीपर होता है एज़ कम्परेटिव नॉर्मल प्रेशर कुकर, बट जो टाइम है वो शॉर्टर टाइम लगता है। हाँ, हम इससे क्रिटिकल फूड्स तैयार नहीं कर सकते, लाइक हम इससे राइस बना सकते हैं, हम इससे दाल बना सकते हैं, बट हम इससे कोई और क्रिटिकल फूड्स इसमें फ्राई नहीं कर सकते। सॉरी, रेफ्रिजरेटर को कभी भी वॉल से सटा के या एकदम क्लोज कमरे में नहीं रखा जाता, कोशिश किया जाता है उसे वॉल से थोड़ा सा फार अवे रखा जाए और उसके सराउंडिंग कूल या कूलिंग एयर भी आसपास पास हो सके, ऐसी जगह पर रेफ्रिजरेंट को रखा जाता है। अब बात करते हैं अब मोबाइल चार्जर की। तो डेफिनेटली मोबाइल चार्जर इज़ an example of electrical conservation which is convert electrical energy और electric current into a chemical energy। क्योंकि आपको पता है मोबाइल चार्जर जो जब वो कनेक्ट होता है तो मोबाइल के अंदर आपकी केमिकल बैटरी होती है, वो बैटरी उस इलेक्ट्रिक करंट से एनर्जी लेकर और जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो एनर्जाइज्ड होते हैं, और ये बैटरी जो होती है ये एनर्जी को स्टोर करती है। तो यहाँ पर एनर्जी का कंजर्वेशन कैसा है, यहाँ पर मोबाइल चार्जर से होता हुआ एनर्जी जो कन्वर्ट एनर्जी जो मोबाइल बैटरी की ओर पे जाती है, तो सेम अमाउंट का जो एनर्जी आपका सप्लाई के अंदर आ रहा है, सेम अमाउंट से आपकी बैटरी चार्ज होती है। आगे बात करते हैं टेलीविज़न में। तो आज की डेट में हमें पता है टेलीविज़न का इस्तेमाल तो ऑलमोस्ट सारे घरों में, सारे ऑफिसेज में, सब जगह पे इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न का भी एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल ऐसे करता है कि जब इसके में इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं तो ये इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को
अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। जैसे इसको साउंड में कन्वर्ट करती है तो हमें टीवी में साउंड भी सुनाई देता है। इसके अलावा वो लाइट में कन्वर्ट करती है तो हमें टीवी की स्क्रीन पर या मॉनिटर पे हमें कोई इमेजेस दिखाई देते हैं, और ये दोनों पैरेलली काम होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एग्ज़ाम इसमें इमेजेस में देख सकते हैं। यहाँ से वो लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी 3 डिफरेंट कलर में होता हुआ यहाँ पर आता है, और स्क्रीन पे हमें डिफरेंट मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं। इसी तरह से इसका एक पार्ट चला जाता है साउंड सिस्टम में, जिससे हमें डिफरेंट टाइप के मल्टीपल साउंड सुनाई देते हैं। जनरली जो पावर कंज्यूम होता है वो 15 to 25 वॉट होता है। ठीक है, जब हम और हमारा कोशिश किया जाना चाहिए, क्योंकि टीवी भी एक ऐसा अप्लायंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो अननेसेसरी टीवी का इस्तेमाल ना करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। सो आज के क्लास में हमने देखा कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एनर्जी कंजर्वेशन के रूल्स को कैसे अप्लाई करके कैसे उनका इलेक्ट्रिसिटी का मैनेजमेंट किया गया है, और किस तरीके से आज एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आज की डेट में किया जा रहा है। सो आपको कोई क्वेरी हो सो यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।